वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। 61 क्वेश्चन है। एक विकासशील देश वह है जहाँ डॉट है तो स्थिर मूल्य पर विद्यमान जीएनपी, विद्यमान यानी वर्धमान यानी प्रोग्रेसिव जीएनपी जहाँ हो वह देश डेवलपिंग कंट्री कहलाएगा। हम लोग को जानना है कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का अर्थ हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ कि किसी भी देश के, उस देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जन किया गया कुल आय। साधारणतः हम लोग एक वित्तीय वर्ष लेते हैं, तो जीएनपी एक वर्ष में किसी देश के निवासी द्वारा कुल उत्पादन किया गया जो आय है अथवा कुल उपार्जन किया जो इनकम है उसे हम जीएनपी कहते हैं। जीएनपी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जीडीपी में से एक्स प्लस एम। कहने का अर्थ है कि जीडीपी जो किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से उस देश में यानी देश के अंदर जो विदेशी है इनके द्वारा किए गए उत्पाद को जब हम घटा देते हैं और विदेश में जो भारत के व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो आय इनकम की जाती है वह जोड़ देते हैं तो उससे जीएनपी प्राप्त होता है। मान लिया जाए कि एक्स यहाँ विदेश में रहने वाला व्यक्ति हो और एम यदि इस देश के रहने वाला, इस देश में विदेश में रहने वाला व्यक्ति हो, तो इन दोनों में जब हम जीडीपी प्राप्त करेंगे तो जीडीपी में से विदेश द्वारा अर्जित जो भारत में है जब वह हटा देंगे और विदेश में जो भारत के व्यक्ति है वह जोड़ देंगे तो जीएनपी प्राप्त होगा। और जीएनपी में से जब डिसिप्रिएशन यानी मूल्य ह्रास को हटा देंगे तो जो बच जाएगा वह होगा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 32 क्वेश्चन है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 रुपया थी, पहली बार डॉट ने सुनिश्चित किया। तो ये दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो भारत के प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण की एक आंकलन किया, अनुमान किया। उन्होंने 1868 ईस्वी में इस चीज़ को बताया कि 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है वह 20 रुपया है। ऐसा करने वाला ये भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। दादा भाई नौरोजी हालांकि एलिफिस्टन कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री कहा जाता है। इनके द्वारा धन निकासी व्यवस्था को जो है बड़ी ही सैद्धांतिक रूप में दर्शाया और इन्होंने बताया कि देश में जो भी समस्या है, अनिष्टों का अनिष्ट यानी भारत में जो भी दुख है, दुखों का दुख, इसका मुख्य कारण जो है वह धन निकासी व्यवस्था है। वेल्थ ड्रेन थ्योरी दिया इन्होंने। आरसी दत्त जो है भारत का आर्थिक इतिहास उन्होंने 2 खंड में लिखी। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहला राष्ट्रीय आय समिति 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनाया गया। बड़ी ही उल्लेखनीय है कि जब भारत में 1867-68 में 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय वार्षिक है, वहीं 1870 में ब्रिटेन में 470 रुपया से अधिक प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। 63 प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शासक संगम राज्य के चेर संबंधित नहीं था? तो नेडियोन जो है ये पांडव वंश के राजा नेडियोन थे,
जैसा कि आप जानते हैं कि संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास की प्रारंभिक काल है। दक्षिण भारत में 3 वंश चेर, चोल और पांडव, ये 3 वंश ने शासन किया। इसमें चेर वंश में सेंगु तटवन, जिसे लाल चेर कहा जाता है, जो कनगी पूजा यानी पत्नी पूजा प्रारंभ किया। कहा जाता है कि हिमालय की भी यात्रा किए थे। नेंदुजेलियन इस वंश के बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए। चेर वंश के, चेर वंश संगम काल के सबसे प्राचीन वंश थे। बंजीपुरम इसकी राजधानी थी। चोल वंश के कारिकल एराल या कारिकल, जो श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था, उसकी राजधानी कांचीपुरम थी। और पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी। पांडव वंश के संरक्षण में 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया। 64 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राजा अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? कौन सा राज? तो हम देखेंगे बीजापुर। बीजापुर अकबर के राज्य में शामिल नहीं था, साम्राज्य में शामिल नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने 1686-87 में जीत लिया। तो गोलकुंडा और बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने राज्य में मिला लिया, जो 1686-87 में बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। काबुल, लाहौर और अवध अकबर के साम्राज्य में शामिल था। 65 प्रश्न है, पृथ्वी की उपोषोर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की पेरिहेलियन स्थिति जो है ये जनवरी माह में होगा। जनवरी में 3 जनवरी को यह स्थिति बनती है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। और यह न्यूनतम दूरी जो है वह 9.5 करोड़ मील है। 9.5 करोड़ मील है जो न्यूनतम दूरी पर है। और पृथ्वी से अपसोर जो स्थिति बनती है, पृथ्वी की अपसोर जो स्थिति बनती है वह 4 जुलाई को बनती है। 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है, वह 9.45 करोड़ मील होती है। तो पृथ्वी के उपोषोर स्थिति जनवरी में बनती है और पृथ्वी की अपोषोर स्थिति जो है वह जुलाई में बनती है। अब उपसोर स्थिति 3 जनवरी को बनती है और अपसोर स्थिति जो है वह 4 जुलाई को बनती है। 66 प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाला मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई? तो हम देखेंगे कि मैकमोहन रेखा जो है यह अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में खींचा गया। मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में खींची गई। ये उस समय भारत में अंग्रेज का शासन था, जिसे अब चीन सरकार मानने से इनकार करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और वे लद्दाख क्षेत्र पर अक्साई चीन क्षेत्र लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्र उसने छीन लिया। हम ये भी जानते हैं कि बाद में उस क्षेत्र में एक अस्थायी लाइन खींचा गया जिसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है। यह लाइन जो है भारत और चीन के बीच है, लेकिन हाल ही के समय में चीन ने पुनः इसे अतिक्रमण किया है। वह लद्दाख के पेंगोंग झील सहित बहुत बड़े क्षेत्र को अपना कब्जा बताता है। जैसा कि हाल ही में उसने फिंगर 5 पर कब्जा कर लिया है। चीन उस क्षेत्र में विवादित क्षेत्र बनाकर उस क्षेत्र को काफ़ी
ही संवेदनशील बना दिया है। भारत और चीन के बीच बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यह सभी एक तरफा चीन के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारत का इतिहास है कि भारत ने कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे तो हरिदास, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। और हरिदास के बारे में कहा जाता है कि अकबर तानसेन के गुरु से मिलना चाहते थे, उनको बुलावा दिया तो उन्होंने फतेहपुर सिकरी जाने से इनकार कर दिया था। मान सिंह तोमर भी स्वामी हरिदास के प्रसिद्ध संगीतकार जो शिष्य थे, वह भी तानसेन के बहुत ही करीबी मित्र में एक थे। तानसेन जो प्रारंभ में रीवा मध्य प्रदेश, रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। महेश दास इनका वास्तविक नाम था। और तानसेन के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ऐसा 1000 वर्ष में कोई संगीतज्ञ नहीं हुए। यानी तानसेन अकबर के नवरत्न में थे और ये बहुत ही प्रभावशाली संगीत के लिए जाना जाता है। इन्होंने अनेक राग की रचना की। बिसलदेव ये राजस्थान के प्रसिद्ध राजपूत शासक, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवक्ता थे। 68 प्रश्न है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो होता है, एक स्थान से यदि कोई वस्तु यहाँ से चली और यहाँ चलकर यहाँ आई थी, ये जो दूरी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो दूरी किया, इसे ही हम विस्थापन कहते हैं। वेग सदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है। जब हम जैसा कि जानते हैं कि दो स्थान के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन नकारात्मक यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और यह शून्य भी हो सकता है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, वह पीछे की ओर जा सकता है तो ऋणात्मक हुआ, आगे की ओर गया तो धनात्मक हुआ। और यदि उस पर कोई परिवर्तन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो विस्थापन नहीं हुआ। 69 प्रश्न है, मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के भारत.विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो भारत का मौसम विज्ञान विभाग जो नई दिल्ली में है, इनके द्वारा जो है मौसम संबंधित रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और भारत में मौसम वेधशाला जो है ये पुणे में अवस्थित है। जैसा कि जानते हैं कि आधुनिक समय में सेटेलाइट के प्रयोग होने के कारण अब मौसम संबंधित सटीक अनुमान भविष्यवाणी की जाने लगी है। और भारतीय मौसम वेधशाला जो पूना में है, वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा एक दूसरे से समायोजन करके सटीक मौसम संबंधित जानकारी देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो चक्रवात आती है, एंटी साइक्लोन आती है, उसे हम सटीक अनुमान करके, भविष्यवाणी करके हम उसकी क्षति होने से अधिक बच पाते हैं। 70 प्रश्न है, म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यांमार की क्षेत्रफल जो है वह 674 लगभग 7.25 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग 7.25 लाख वर्ग किलोमीटर म्यांमार की जो है क्षेत्रफल है और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में इसका दूसरा स्थान है। यह म्यांमार
5 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में सबसे बड़ा देश जो है वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की क्षेत्रफल जो है 19 लाख वर्ग किलोमीटर से, इंडोनेशिया का क्षेत्रफल 19 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसकी राजधानी जाकार्ता है। इंडोनेशिया के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडोनेशिया विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी है, लेकिन वहाँ हिंदू संस्कृति का भी प्रभाव बहुत देखा जाता है। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? ये आग लगने पर पिघल जाते हैं, सही है। यह अधिक टिकाऊ होते हैं, यह भी सही है। ये पेट्रो रसायन का उपयोग करके विविध उपक्रम द्वारा तैयार किया जाता है, यह तीनों सही है। संश्लेषित रेशे का अर्थ हुआ कि जो हम पॉलीमराइज यानी कि बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं। जब हम जिस तरह एस्टर समूह में पॉलिस्टर जो जिस तरह होता है यह एस्टर समूह का है, इसी प्रकार जो है हम बुलेट प्रूफ्ड में जो प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक में पहला संश्लेषित रेशा जो प्राकृतिक वस्तु से बना वह था रेयन, और दूसरा जो पहला कृत्रिम संश्लेषित वस्तु से बना हुआ है, जो कृत्रिम वस्तु से बना है वह है नायलॉन। तो ये संश्लेषित वस्तु द्वारा जो बनाया जाता है ये विभिन्न उपयोग में लाया जाता है, और उसकी उपयोगिता के आधार पर उनमें विभिन्न प्रकार की यौगिक का मिश्रण किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। 72 निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद कोयले के प्रसंस्करण से प्राप्त किए जाते हैं? तो कोक, तारकोल और कोयला गैस, सभी विकल्प सही होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला से बहुत सारे पदार्थ जो है बनाए जाते हैं, बाई प्रोडक्ट उनसे जो है निकाला जाता है। कोयला जो अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है, भारत में गोंडवाना लैंड में के प्रकार मुख्यतः कोयला है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला की 4 किस्म है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। कोयला की किस्म कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, यह उसकी कार्बन की उसमें उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म की कोयला होती है और सबसे घटिया किस्म की कोयला को पिट कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि भारत में आज भी लगभग 54% जो हमारी बिजली प्राप्त होती है, जो हमें विद्युत प्राप्त होती है वह कोयला से प्राप्त होती है। तापीय ऊर्जा से लगभग 63% हमें जो है एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें 54% लगभग केवल अभी भी हमारे देश में कोयला से ही प्राप्त होती है। 73 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो हम देखेंगे 32 अनुच्छेद के अधीन जो है SC और 226 अनुच्छेद के अधीन HC को यह अधिकार है कि यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह उससे संबंधित वहाँ केस पहुँच सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है और 32 अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार का अंतिम संरक्षक भारत के जो है भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय 32 अनुच्छेद के अधीन 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा,
अधिकार परीक्षा प्रतिषेध। तो हम देखेंगे कि ये जो है उत्प्रेक्षण, ये 5 प्रकार के जो रीट जारी सुप्रीम कोर्ट करते हैं अनुच्छेद 226 के अधीन, अनुच्छेद 226 के अधीन, अनुच्छेद 226 के अधीन यह अधिकार हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। हाई कोर्ट में भी हम मौलिक अधिकार को हनन को लेकर जा सकते हैं। 74 प्रश्न है, नगरपालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो नगरपालिका के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और भाग 9 को जोड़ा गया जो नगरपालिका से संबंधित है। नगरपालिका के सदस्य और पंचायती राज के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यदि 5 वर्षों से पहले किसी कारणवश यदि रिक्त होती है स्थान अथवा विधानसभा या पंचायती राज या नगरपालिका के क्षेत्र भंग होती है, लोकसभा भंग होती है, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन यदि कुल अवधि पूर्णे में 6 माह हो तो पहले चुनाव कराना कोई ज़रूरी नहीं है। भारत के जो रिक्त स्थान है, चाहे पंचायती राज हो, नगरपालिका हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ऐसे जो स्थान है यदि रिक्त होती है कोई एक स्थान या एक से अधिक स्थान, तो संवैधानिक रूप से यह बाध्यकारी है कि उस स्थान को 6 माह के अंदर पूरा की जाए, यानी निर्वाचित किया जाए, वहाँ चुनाव कराकर नए प्रतिनिधि जो है चुना जाए। 75 है, कौन से ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों को पूरा ग्रहण कर लेते हैं तथा अपने शरीर के भीतर उसका विघटन करते हैं? तब मशरूम इस प्रकार के उदाहरण नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मशरूम यह एक प्रकार के ब्रायोफाइटा है और मशरूम का प्रयोग हम लोग विभिन्न काम में करते हैं। विशेष रूप से इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, इसकी सब्जियां आदि विभिन्न प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मशरूम में लगभग 48% तक प्रोटीन पाई जाती है जो सबसे अधिक होती है। दूसरा स्थान पर सोयाबीन है जिसमें लगभग 42% प्रोटीन पाई जाती है। 76 क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, परमहंस की पत्नी थी। ऐसा रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रधान पुजारी थे और इन्हें साक्षात काली जी दर्शन देते थे। तो जब इन्हें कोई विवाह करने के लिए कहता था तो ये इनकार करते थे, क्योंकि ये प्रत्येक महिला में माता की दर्शन करते थे। तो अंततः इन्होंने जब 24 वर्ष के थे उस समय ये 5 वर्ष की एक बालिका से विवाह कर लिए। जाहिर है कि शारदा मणि से विवाह तो जरूर रामकृष्ण परमहंस का हुआ, लेकिन इन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इनसे कोई भी प्रकार की शारीरिक संबंध जो है रामकृष्ण परमहंस ने स्थापित नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक महिला में वह माता के दर्शन किया करते थे। यही रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रसिद्ध शिष्य विवेकानंद हुआ, जो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। विवेकानंद की मां का नाम था भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त विवेकानंद के पिता का नाम था, जो एक प्रसिद्ध हाई कोर्ट के वकील थे। 77 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा जनवरी 1857। जैसा कि हम जानते हैं
कि ब्रेस ब्राउन राइफल का प्रयोग भारत में इससे पूर्व होती थी, तो दिसंबर 1856 में इसके जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया, लेकिन उसका प्रयोग जनवरी 1857 से प्रारंभ हुआ। एनफील्ड राइफल के जो कारतूस के कवर होते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी भरी से बनाया जाता था कवर, जिसके कारण इसका विरोध प्रारंभ हुआ और 29 मार्च 1857 को सर्वप्रथम मंगल पांडे ने बैरकपुर 34वें रेजिमेंट में विरोध किया। फिर इस तरह के विरोध अन्य जगह भी होते रहे। अंततः इन्हीं कारणों से यह तात्कालीन कारण बना 1857 के सैनिक विद्रोह का। 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। 78 प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में ईस्वी में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय थे और चमन लाल इसके प्रथम सचिव बनाए गए। 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कानपुर में सत्यभक्त की अध्यक्षता में हुआ। 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना नागपुर में डॉक्टर हेडगावर द्वारा किया गया। 79 प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में किया और यही अमृत बाजार पत्रिका है जो वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। हरीशचंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियाटिक के बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र निकाले। एस.एन. बनर्जी बंगाली नाम के समाचार पत्र निकाले। गिरीश चंद्र घोष प्रसिद्ध भारत के फिल्मी जगत से हस्ती रहे। 80 किसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह विचार सर सैयद अहमद खान ने दिया कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही इसकी योजना सोचा समझा था, यानी न यह जनता के शुरू हुआ और न ही कोई ये प्लानिंग था, कोई नियोजित था। सर सैयद अहमद खान का यह विचार है। जैसा कि हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान प्रथम मुस्लिम धर्म सुधारक थे, इसलिए इसे आधुनिक भारत में मुस्लिम के अग्रदूत भी कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन के समय में जो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, इस कांग्रेस की स्थापना पर भारी मतभेद है। जैसा कि न्यू इंडिया में लाला लाजपत राय ने यह बताने का प्रयास किया कि अंग्रेज इसे अपने हित के लिए, अपने सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना किया और उन्होंने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया, इसे नाम दिया सुरक्षा कवच सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और ब्रिटेन के बीच द ग्रेट गेम, इतिहास में द ग्रेट गेम महान खेल कहा जाता है। रूस और ब्रिटेन के बीच अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति विस्तारवादी समाजवादी उपनिषद बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे ग्रेट गेम कहा गया है। इसी ग्रेट गेम के परिणाम जो समस्या आ रही थी उसको रोकने के लिए वह चाहते थे कि भारत में एक ऐसा संगठन स्थापित हो जो भारतीयों पर अपना मजबूत पकड़ बनावे और उन्हें हम कुछ सहयोग दें, कुछ रियायत दें और फिर हम भारत को सुरक्षित रूप से अपना शासन कर सकें। जैसा कि अफगानिस्तान में अंग्रेज के जो हस्तक्षेप है वह भी दी ग्रेट गेम का ही एक पहलू है। तो लाला लाजपत राय ने जो विचार दिया, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि
कांग्रेस की स्थापना अचानक नहीं हुई और यह एक सतत प्रयास थी। 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई, जो पहली राजनीतिक संगठन थी, जो जमींदारों की एक संगठन थी, इसी के क्रमिक विकास का चरम स्थिति हम कांग्रेस की स्थापना को कह सकते हैं। ठीक है कि इसका तात्कालीन कारण हो, कुछ प्रभाव अंग्रेज की अपनी समस्या रही हो, जैसा कि लॉर्ड डफरिन उस समय वाइसराय थे और एच.ओ. ह्यूम ने इन्हें इस तरह की संगठन बनाने के लिए अनुमति मांग लिया। 81 प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो तेज बहादुर सुप्रू। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। तेज बहादुर सुप्रू, चिंतामणि, ये सब उदारवादी नेता थे। तेज बहादुर सुप्रू का योगदान उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जैसा कि जानते हैं कि भारत में गांधी जी द्वारा 1930-34 के बीच सबनी अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से भारत में सबनी अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई और गोलमेज सम्मेलन वहां उसी दौर में लंदन में हो रही थी। कोई भी कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग नहीं ले रही थी। इसी स्थिति में अंततः सबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके गांधी जी लंदन तो गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग तो लिए, लेकिन दलित के विषय पर मतभेद होने के कारण पुनः खाली हाथ लौटकर पुनः जो है सबनी अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण, जो दूसरा चरण 3 जनवरी 1932 से प्रारंभ होती है, जो मध्य मई 1934 तक चलती है, शुरू किए। 82 प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण था? तो उस समय बिहार जो है अफीम के उत्पादन में बड़ी महत्वपूर्ण था। जैसा कि जानते हैं कि अफगानिस्तान अफीम उत्पादन में दुनिया में सबसे ऊपर है और एकाधिकार प्राय है। अफीम एक प्रकार का ये मादक पदार्थ है जो दर्द निवारक के रूप में भी चिकित्सा क्षेत्र में इसकी उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि चीन के साथ ब्रिटेन ने 2 अफीम युद्ध लड़ा। 1839-42 में प्रथम अफीम युद्ध हुआ। चीन से ब्रिटेन बहुत सारा सामान, रेशम, चाय पत्ती आदि मंगाते थे। उसके बदले में उन्हें निर्यात करने के लिए बहुत कुछ वस्तुएं नहीं थी जो वहाँ मांगो। इस स्थिति में अफीम के वहाँ अधिक से अधिक भेजकर वहाँ के नैतिक पतन और वहाँ के जनताओं में काफ़ी यह हैबिचुअल बनाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर 2 युद्ध हुआ और जिससे चीन पर ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ गया। 83 क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अरविंद घोष जो प्रारंभिक दौर में भारत के बड़े नेता रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस की प्रारंभिक आलोचना करने वाले में एक रहे हैं। इन्होंने निष्क्रिय विरोध नीति का प्रतिपादन किया। निष्क्रिय विरोध क्या होता है? निष्क्रिय विरोध का अर्थ होता है शांतिपूर्ण, लेकिन हम अवज्ञा करेंगे, हम उनकी अवहेलना करेंगे, हम उनके आदेश को नहीं मानेंगे, हम उनके किसी सिस्टम को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जैसा कि इसका आगे चलकर गांधी जी ने अलग रूप में इसका प्रयोग किया। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया। अरविंद घोष ने बहुत सारे पुस्तक की रचना की, जिसमें द न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, लाइफ डिवाइडेड, सावित्री, कर्मयोगी जैसे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। राजनीतिक स्वतंत्रता को यह उस अर्थ में मानते थे जिस अर्थ में शरीर के लिए श्वास लेना, प्राण लेना, जो श्वास लेना प्राण के लिए, जीवन के लिए जरूरी होता है, उसी तरह यह जीवन जीने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता को जरूरी मानते थे अरविंद घोष।
बिपिन चंद्रपाल को बाल गंगाधर तिलक का सेनापति भी कहा जाता है। लाल बाल पाल में ये बिपिन चंद्रपाल बंगाल क्षेत्र से संबंधित हैं। 1898 ईस्वी में तिलक को देशद्रोह मुकदमा चलाया गया और जैसा कि हम जानते हैं पहली बार इन्हें 18 माह का जेल दिया गया। राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक थे? तो हम देखेंगे लीडर। ये लीडर जो समाचार पत्र निकाले, दी हिंदुस्तान, अभ्युदय, ये समाचार पत्र जो है ये सभी किनके द्वारा निकाला गया? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा निकाला गया। तो लीडर समाचार पत्र जो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा निकाला गया, यह जो है उदारवादी विचार से जुड़ा हुआ था। न्यू इंडिया समाचार पत्र जो लाला लाजपत राय द्वारा निकाला गया, यह गरम दल उग्र विचार से संबंधित था। यंग इंडिया जो 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया। न्यू इंडिया 1916 में निकाला गया लाला लाजपत राय द्वारा। 85 है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों की वार्ता की? तो हम जानते हैं कि यह है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ऐसे व्यक्ति हैं जो 1940 से 1945 तक भारत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1940 में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हजारीबाग के पास रामगढ़ झारखंड में हुआ और फिर 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुई कांग्रेस की। इस स्थिति में अबुल कलाम आज़ाद लगातार इन 5 वर्षों में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसी स्थिति में क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया और बेवेल योजना जो 1945 में आया, इस दोनों योजना के मुख्य वार्ताकार कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। उस समय मात्र उनका उम्र 40 वर्ष था और ऐसा अब तक कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहने वाले हैं। जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो स्वतंत्रता के समय भी थे। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कराने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 86 है, सांप्रदायिकता कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटों की आरक्षण की गई? तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा 71 और 148 या 147। तो हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता पंचाट के द्वारा जो 16 अगस्त 1932 को रेजमे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिकता पंचाट कॉमनल अवार्ड की घोषणा किया, उसमें दलितों को 71 सीट यानी ऑल इंडिया में 71 MLA दलित बनेंगे, इस बात को रखा गया। और केंद्रीय विधायिका मंडल में 11% दलितों को स्थान दिया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच, जिसके द्वारा दलितों को 71 के स्थान पर 148 सीट देने की बात की गई और केंद्रीय विधायिका में 11% जो लोग अध्यक्ष सदस्य बनते हैं उसके जगह पर 18% सीट
आरक्षण देने की बात कही गई। पूना पैक्ट द्वारा, कॉमनल अवार्ड द्वारा जो दलितों को भारत में बांटने का प्रयास था उसे खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगपति में कौन लंबे समय तक AICE के खजांची रहे, 1930 में जेल भी गए? तो हम देखेंगे जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज जो राजस्थान में इनका मूल राजस्थान के निवासी थे, ये 1920 से 1942 तक यानी कि जीवन पर्यंत, यानी जब ये एक बार कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने तो फिर इनकी मृत्यु तक ये कोषाध्यक्ष रहे। ये रिकॉर्ड समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिए। हरिजन उत्थान से संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज भी जमुना लाल बजाज पुरस्कार जो है सामाजिक क्षेत्र में उत्थान के लिए दी जाती है। जमुना लाल बजाज को जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी अपना पुत्र समान मानते थे। गांधी जी को 4 पुत्र था, 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को गांधी जी ने माना था। JRD टाटा भारत में वास्तविक में लोहा इस्पात उद्योग के जनक हैं। इन्होंने ही जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना 1907 में किए। GD बिरला भारत के बहुत बड़े औद्योगिक घराना जिनकी आर्थिक विकास, भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। बालचंद्र हीराचंद्र सिराजुद्दौला, जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध सिराजुद्दौला के समय जिन्होंने अंग्रेज का समर्थन किया था। 88 क्वेश्चन है, 1899 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो हम देखेंगे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो बिरसा आंदोलन और बिरसा विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था और ये चाईबासा के मिशनरी स्कूल में प्रारंभिक कुछ शिक्षा प्राप्त की, लेकिन फिर आनंद पांडे से प्रभावित होकर इन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया और आगे चलकर हम देखेंगे 1894 से 1900 ईस्वी तक इनका जो है ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध अच्छा नहीं रहा। इन्होंने अपने विचार से आदिवासियों में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का प्रयास किया। ये धार्मिक सुधार के साथ साथ आर्थिक सुधार और सामाजिक क्षेत्र में स्वस्थ परंपराओं को लाने का प्रयास किया। इसलिए इन्हें भगवान जैसा मान लिया गया आदिवासियों द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं लगान न अदायगी देने के नीति को लेकर इन्हें पकड़कर जेल में रख दिया गया, लेकिन हीरक जयंती, विक्टोरिया के हीरक जयंती पर छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद बिरसा और अधिक कट्टरता के साथ सामने आए और फिर 25 दिसंबर 1899 को, जैसा कि आपका प्रश्न है, 1899 को अचानक ब्रिटिश प्रतीक, चर्च आदि जो भी संस्था थी सब पर आक्रमण करने लगा। इनके द्वारा इन लोग ने हमला कर दिया और कहा काटोंग बाबा काटोंग, साहब को काटोंग, काटोंग बाबा काटोंग, फिरंगियों को काटोंग। यानी इन लोग के प्रति एक सशक्त संघर्ष के रूप में बिरसा मुंडा आए। हालांकि इन्हें सेल रकाब खुंटी रांची के पास एक युद्ध में अंततः बंदी बना लिया जाता है और बड़ी ही दुर्भाग्य रूप से पेचिश रोग के कारण, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने के कारण जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज भी आदिवासी इन्हें भगवान मानते हैं। 89 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा की पहली बैठक अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। एम जी रंगा सबसे बड़े आंध्र प्रदेश के किसान लीडर हुए हैं, जिन्हें अखिल भारतीय किसान सभा में महासचिव बनाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती
सबसे भारत के बड़े किसान लीडर हुए हैं। इसमें इन्होंने रेडिकल घोषणा किया। बिहार किसान सभा की स्थापना भी 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। ये बिहिटा के रहने वाले थे और भारत के सबसे बड़े किसान लीडर थे। इंदुलाल याज्ञिक जो है उत्तर प्रदेश के बड़े किसान लीडर थे। पीसी जोशी ट्रेड यूनियन लीडर के प्रसिद्ध भारत के नेता थे। 1955 में 1855 में 30 जून आपका प्रश्न है, थोड़ा देखेंगे यहाँ 90 प्रश्न है कि 1855 में संथालों ने किस स्थानों पर कमांडर को हराया? तो मेजर बारो किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये होगा आंसर मेजर बारो। मेजर बारो को संथालों ने अंततः पराजित किया और इनकी हत्या कर दिया। हम जैसा कि जानते हैं कि 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह शुरू हुआ और यह विद्रोह 1855-56 में काफ़ी प्रभावशाली रहा। इस विद्रोह के जो नेता थे वह थे सिद्धू, कन्नू, भैरव और चांदा। ये 4 भाई थे, सिद्धू, कन्नू, भैरव और चांद या चांदा। ये 4 भाई थे। ये चारों भाई इसके संथाल विद्रोह के बड़े लीडर थे। ऐसा है कि इस विद्रोह का कारण था कि दिक्कुओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर आदिवासियों का शोषण किया जाता था। दिक्कू वह होते थे जो जनजाति क्षेत्र में जाकर, बाहरी आदमी जाकर वहां शोषण करते थे, चाहे वह देश का आदमी हो या विदेश का हो। दिक्कुओं के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था, संथाल विद्रोह, और यह विद्रोह इतने भयावह थी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 60,000 से ज़्यादा जनजाति ने इस विद्रोह में भाग लिया और लगभग 10,000 से ज़्यादा जनजाति इस विद्रोह में मारे गए। भारत में जितनी भी जनजाति विद्रोह हुई उसमें सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली मुंडा विद्रोह होगा। सबसे हिंसक विद्रोह जो है संथाल विद्रोह है। इस संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में भारी परिवर्तन किया। हम जैसा कि जानते हैं कि इस विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग सीधे रूप में संथाल क्षेत्र के प्रशासन अपने नियंत्रण में रखे हुए थे और 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी जो है हम संथाल विद्रोह को मानते हैं। 91 क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन के लिए हम यहाँ देखेंगे बहुत सारे, यहाँ यूरेनियम प्रयोग होता है। रेडियो एक्टिविटी तो यूरेनियम का प्रयोग होता है विद्युत उत्पादन में। भारत सरकार ने 2020 तक 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है कि हम जो है नाभिकीय ऊर्जा से हम 20,000 जो है मेगावाट बिजली उत्पादन करें। जैसा कि आप जानते हैं 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ। 1954 में परमाणु विभाग की स्थापना किया गया और भारत में पहला जो है तारापुर में अमेरिका के सहयोग से परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया। इस तरह हम देख सकते हैं जो आपका प्रश्न है कि यूरेनियम जो परमाणु बम बनाने में भी काम आता है और यूरेनियम से विद्युत उत्पादन भी करता है। यदि हम जब नियंत्रित रूप से विखंडित जो विद्युत जो है ये परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर विद्युत उत्पादन होती है और नियंत्रित रूप से जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। जादूगोड्डा जो बिहार में पहले, अब अविभाजित बिहार में, अब झारखंड में है। जादूगोड्डा जो सिंहभूमि जिला में है, वहां से यूरेनियम भारत में मुक्तः प्राप्त होती है। 92 है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयोग होता है? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन, जिसमें यूरिया की मात्रा जो है, जिसमें नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। जैसा कि हम जानते हैं गेहूं या अन्य फसल के उत्पादन में प्रायः 16 तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस, जस्ता, नाइट्रोजन, ये सब कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट है जिसका प्रयोग होता है और सूक्ष्म रूप में अन्य तत्वों की भी जरूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि खेती की जो
खाद उर्वरक डालते हैं उसका सही अनुपात एनपीके अनुपात है 4:2:1, लेकिन भारत में यह अनुपात सही रूप से प्रयोग नहीं होती है। उर्वरक के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है। 93 है, चूहा मारने वाला जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका आपका जो दिया हुआ है वह है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग जो है चूहा मारने वाला होता है। रेट्रोसाइट, ये रेट्रोसाइट है, ये पोटेशियम साइनाइड जो है ये रेट्रोसाइट है जो चूहा मारने वाला रसायन में प्रयोग होता है। चूहा मारने के लिए एक और पदार्थ है जिसको हम जिंक सल्फाइड का प्रयोग भी चूहा मारने में किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट एक बहुत बड़ी जहरीली गैस है जो भोपाल में, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्बाइड कंपनी थी, उर्वरक कंपनी थी गैस वाली, यह अमेरिका की कंपनी जो भोपाल में 1984 में 3 दिसंबर को बड़ी ही भयावह स्थिति बनी जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, उसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का ही रिसाव हुआ था, उससे श्वसन लेने जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी। फेफड़ा में जो है रक्त जमने लगा और फिर व्यक्ति कुछ ही क्षणों में मृत्यु के शिकार होने लगे थे। 94 पित्तल में कौन सी धातु होती है? तो पित्तल में तांबा और जस्ता ये 2 धातु है। तांबा Cu जो है लगभग 75% तक होती है, शेष जो है ये जस्ता का प्रयोग होता है। पीतल का प्रयोग हम बर्तन आदि में करते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और जस्ता, इससे मेडल धातु बनाया जाता है। निकेल, क्रोमियम और लोहा मिलाकर हम जो है स्टैंडर्ड स्टील बनाते हैं। कांसा बनाने में तांबा और टीन का प्रयोग करते हैं। इसमें लगभग 90% कॉपर होता है, लगभग 10% जो है टीन का प्रयोग करते हैं। एलॉय धातु यानी मिश्रित धातु का जो हम प्रयोग करते हैं वह विभिन्न काम के उपयोगिता के दृष्टि से करते हैं और उसके मिलावट से वस्तु में विशेष प्रकार की क्षमता उत्पन्न होती है जो विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। मायोग्लोबिन कौन सी धातु है? तो मायोग्लोबिन और होमोग्लोबिन लोहा धातु है। ये मायोग्लोबिन भी और होमोग्लोबिन भी, ये मायोग्लोबिन और होमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है जो प्रोटीन युक्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मायोग्लोबिन के प्रयोग अधिक होने के कारण शार्क आदि मछली जो है बेहतर रूप में पानी के अंदर में रहकर भी समुद्र जलीय जीव जो है वह सांस लेने में सक्षम होते हैं। ग्लोबिन जो होते हैं ये रक्त लाल कोशिका में पाई जाती है और इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन के संवहन के रूप में काम आती है। 97 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से H2O और O2 प्राप्त होगा, यानी जल प्राप्त होगी और दूसरा होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड माने H2O2 का अर्थ हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी प्राप्त होता है और जल अधिक मात्रा में होगा और कम मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तरल हाइड्रोजन का प्रयोग हम रॉकेट आदि में प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने 1766 में किया। हाइड्रोजन के नाभिक में जो है 1 प्रोटॉन होते हैं। सबसे हल्की गैस में हाइड्रोजन आते हैं। तारा के मुख्य स्रोत हाइड्रोजन है।
चुंबकीय सुई की दिशा होती है, तो चुंबकीय सुई की दिशा, जो मैग्नेट सुई की दिशा होती है, वो उत्तर की तरफ होती है। जब हम स्वतंत्र रूप से चुंबक वाले सुई को रखेंगे तो उसकी सबसे जो उसकी दिशा संकेत करेगी उत्तर और दक्षिण, वो स्वतंत्र रूप से उत्तर और दक्षिण की होती है। चुंबकीय क्षेत्र के जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उसमें अधिक चुमुक्त होती है और बीच के क्षेत्र में चुंबकीय धुन कम होती है। हम अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग करते हैं और अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए हम स्टील का प्रयोग करते हैं। 99 क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंग उत्पन्न होती है। तो महासागर में जो जल तरंग यानी ज्वार और भाटा, टाइड एंड टिड, ये जो उत्पन्न होती है इसका मुख्य कारण जो है चंद्रमा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में तरंग छोटी छोटी आती है जो ज्वार और भाटा कहती हैं। जब समुद्र की पानी ऊपर उठती है या वो तेजी से आगे लहर में बढ़ती है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब फिर धीरे धीरे नीचे अथवा वह धीरे धीरे पीछे की ओर हटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, टाइड एंड टिड। इसका सबसे मेन कारण है चंद्रमा। चंद्रमा की आकर्षण सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन चंद्रमा का अधिक पड़ता है क्योंकि चंद्रमा जो है वह सूर्य से बहुत समीप है, इसलिए आकर्षण बल चंद्रमा का अधिक प्रभावशाली होता है। प्रायः 24 घंटा में 2 बार ज्वार और भाटा आती है। 100 क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा के कारण जो है क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयले जलने से, लकड़ी से। तो हम इसका आंसर ए देंगे, ये कारखाना से होगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा का मुख्य जो अवयव है जिसके कारण होता है वह है HO2, HO3, NO2। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आदि जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, और ये हम जैसा कि जानते हैं कि ये कारखाना आदि से निकलता है। हम इस बात को भी जानते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु के लिए काफ़ी क्षति पहुंचाती है, क्योंकि जल के द्वारा विभिन्न प्रकार से यह हानि पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, जिसका pH मान 5 pH मान 5 से कम हो, यानी 5 से कम हो, यानी अम्लीय वर्षा उसे हम कहते हैं। अम्लीय वर्षा निश्चित ही रूप से खेती के लिए, पेड़ पौधे के लिए काफ़ी हानिकारक है, जिसका मुख्य स्रोत जो है SO2 और SO3, SNO2 और NO2 आदि है। आपने अब तक 5 वीडियो देखा है, आगे भी इस तरह आपको हम वीडियो दिखाते रहेंगे, और यूनिक पब्लिकेशन आपके लिए ये नया प्रयास किया है। आप इसका लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।